हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम डिस्कस करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका चैप्टर CUET 2024 के सिलेबस में है। तो हम डिस्कस करेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं और उनकी अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट, अब एक वर्ड है कि नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं स्कूल की, कॉलेजेस की या हॉस्पिटल्स की, या जैसे मान लीजिए टेम्पल्स हैं, चर्च हैं, गुरुद्वाराज हैं, तो ये सारे हम मानेंगे नॉट फॉर, इवन क्लब है, ट्रस्ट हैं, तो इन सब का जो मोटिव होता है वो सर्विस मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। तो इनकी जो अकाउंटिंग है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से की जाती है। तो अगर हम इनकी बात करते हैं इनके फाइनल अकाउंट्स की, तो फाइनल अकाउंट्स में मेनली तीन चीजें आती हैं। पहला है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा आता है इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा आता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ये इसके मेनली जो दो अकाउंट्स हैं और एक स्टेटमेंट है जो कि हम प्रिपेयर करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं दे यूज टू क्रैम द थिंग्स हेयर। वो देखते हैं कि हमें ऐड करना है, लेस करना है, हम सबको याद कर लेते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो हमें क्या करना है, पहले कॉन्सेप्ट समझना है, हमें जो इनमें अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं उनके नेचर को समझना है, और हम किस तरीके से इनको प्रिपेयर करेंगे, किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की। तो जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड समरी ऑफ कैश बुक, समरी ऑफ कैश बुक। और इसका जो नेचर है, अगर हम बात करते हैं नेचर, इस अकाउंट का नेचर क्या है, इट इज रियल अकाउंट इन नेचर, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कहता है कि डेबिट में आया और क्रेडिट में गया। दूसरी बात, ये किसका, दिस इज समरी ऑफ कैश बुक, कैश बुक। और एक और बात इसकी हम बात करेंगे कि इसमें किस टाइप के हम आइटम्स को लिखते हैं। स्टार्टिंग हम इसकी करते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसमें हम कैश का और बैंक का बैलेंस लिख सकते हैं जो साल के स्टार्टिंग का है, ठीक है। और इसका जो एंड होता है वो होता है बाय बैलेंस कैरीड डाउन, दैट इज कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका कि भी व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि हम कैलकुलेट कर पाएंगे व्हाट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक हेयर। स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। अब पॉइंट आता है कि हम इसमें किस टाइप की आइटम्स लिखेंगे। टू ऑल रिसीट्स, टू ऑल receipts received, to all receipts received in current year, in current year, this is very important, in current year, whether of current year, previous year और next year। मीन्स अगर आपको पैसा मिला करंट ईयर में, आपको पैसा कहां मिला, करंट ईयर में मिला, तो आपको रिसीट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में उसको लिखना ही है। आपने कहा सर अगर हमें करंट ईयर में 10 साल पुराना पैसा मिला, मैंने कहा लिख दीजिए, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है करंट ईयर में मिला। कॉन्सेप्ट क्या है कि वी गॉट मनी इन द करंट ईयर। तो हमें सारी रिसीट्स लिखनी है जो कि करंट ईयर में मिली। आपने कहा सर अगर 6 साल आगे का मिल गया, हमें नेक्स्ट अगले 6 सालों का पैसा पहले मिल गया, लिख दीजिए, क्योंकि मिला कहां पे है, हमें फोकस कहां करना है। रिसीट एंड पेमेंट कहता है करंट ईयर में मिला, चाहे किसी भी साल का है, तो आप लिख दीजिए टू ऑल रिसीट्स। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे पेमेंट्स का, तो हम क्या लिखेंगे, बाय
ऑल पेमेंट्स, सारी पेमेंट्स लिखिए आप, पेमेंट्स पेड इन करंट ईयर। अगेन फोकस हम किस पे करेंगे? इन करंट ईयर, इन करंट ईयर, वेदर ऑफ करंट ईयर और ऑफ प्रीवियस ईयर और ऑफ नेक्स्ट ईयर। मतलब चाहे वो किसी भी साल का हो, अगर आपको करंट ईयर में आपने पे करा तो आप लिख दीजिए। तो इसका मतलब ओनली कैश आइटम्स, ओनली कैश आइटम्स, मतलब नॉन कैश यहां नहीं आएगी। हमने कहा कुछ पैसा देना बाकी है, लिख दें क्या रिसीट एंड पेमेंट में? नहीं। आपने कहा सर कुछ पैसा मिलना बाकी है, लिख दें क्या? नहीं। तो यहां पर हमें वही लिखना है जो मिल गया, वही लिखना है जो चला गया। नेक्स्ट इज हमारे जो रिसीट्स होती है वो दो टाइप की होती हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। टू ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स। अब आपने कहा सर ये कि रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स क्या हैं? देखिए रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब है जो रेगुलर नेचर की है, जो बार बार मिलेंगी। तो चाहे वो बार बार मिलने वाली कोई पर्टिकुलर आइटम है या कभी कभी मिलने वाली कैप रिसीट्स है, तो आपको लिखना पड़ेगा। आपने कहा सर कोई एग्जांपल दे दीजिए। मान लीजिए हम बात करते हैं रेगुलर नेचर के आइटम की, जैसे सब्सक्रिप्शन। ये एक वर्ड है, यूजुअली स्टूडेंट्स क्वेश्चन तो कर लेते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है। देयर आर टू वर्ड्स, वन इज डोनेशन एंड वन इज सब्सक्रिप्शन। एक्चुअली जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना तो होता नहीं है, तो ये मेनली डोनेशंस पे चलते हैं, सब्सक्रिप्शंस पे चलते हैं। आपने कहा सर डोनेशन और सब्सक्रिप्शन में क्या डिफरेंस है? डोनेशन का मतलब होता है दान, कि किसी को दान दे देना, और सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा दे देना। आपने देखा होगा कि लोग चंदा मांगने आए हैं या दान मांगने आए हैं, तो सब्सक्रिप्शन जो होता है वो रेगुलर नेचर का आइटम होता है, और डोनेशंस जो है वो वैसे तो रेगुलरली मिलती रहती है, बट पॉइंट आता है कि सब्सक्रिप्शन जो होता है मेंबर्स के लिए होता है, जो मेंबर बन जाते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो मेंबर है, जो मंथली सब्सक्रिप्शन देता है, वो मतलब मंथली चंदा देता है। तो सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन हो गया। तो अगर मान लीजिए हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो वो रेगुलर नेचर का आइटम है। बट अगर मान लीजिए किसी पर्सन, अगर मान लीजिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने एक बैंक से लोन लिया, तो वो रेगुलर नेचर का आइटम नहीं माना जाएगा। वो आपने जो पैसा लिया है वो कभी कभी आप लोन लेंगे। तो कुल मिला के या फिर एसेट्स को सेल किया, तो हमारा इनका काम एसेट बेचने का नहीं है, फिर भी एसेट्स को सेल कर दिया, तो वो जो रिसीट आएगी वो कैपिटल नेचर के आइटम है। तो हमने ये देखा कि जब हम रिसीट एंड पेमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो पैसा आएगा, जो हम लिखेंगे, वो चाहे रेगुलर नेचर का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो। कई बार हम रेवेन्यू को सेल भी बोलते हैं, यहाँ रेवेन्यू का मतलब वो नहीं है, रेवेन्यू नेचर है। रेवेन्यू नेचर का मतलब रेगुलर नेचर, और कैपिटल नेचर का मतलब है कभी कभी होने वाला। तो जब हम बात करेंगे तो सब टाइप की रिसीट हम यहाँ लिखेंगे, चाहे रेवेन्यू नेचर की हो, चाहे कैपिटल नेचर की हो। आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड। अब ऐसे ही अगर हम बाय साइड की बात करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? बाय ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर पेमेंट्स। मतलब जितनी भी पेमेंट्स आप कर रहे हैं, चाहे वो रेगुलर नेचर की है, चाहे वो इरेगुलर नेचर की है, वो यहां आएगी। आपने कहा सर किसी भी साल की, बिल्कुल मैंने आपको बता दिया कि चाहे वो लास्ट ईयर की हो, करंट ईयर की हो, चाहे नेक्स्ट ईयर की हो। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि दो चीजें बहुत ध्यान रखनी है रिसीट एंड पेमेंट में। पहला कि हम स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। तो ये सारी रिसीट्स हैं, जो डेबिट साइड में हम लिख रहे हैं क्या है? रिसीट्स हैं। और क्रेडिट साइड में क्या लिख रहे हैं हम? पेमेंट्स। तो मैंने आपको थोड़ा सा समरी कर देता हूं। मैंने आपको बोला पहली बात, इसका जो नेचर है वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मैं डेबिट साइड में लिख रहा हूं जो पैसा आया, और क्रेडिट साइड में मैं लिख रहा हूं जो पैसा गया। तो ये पॉइंट, ये वाला अकाउंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। क्या है ये? नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो पहली बात,
इसका जो नेचर है वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट, एंड इट इज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही प्रिपेयर किया जाता है। और इसका जो कंक्लूजन है, अगर हम बात करते हैं इसका कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन होगा आइदर डेफिसिट और आपका सरप्लस। तो हम बात करते हैं कि जो डेबिट साइड में लिखा जाएगा वो क्या होगा, डेबिट साइड में होगा आपका, डेबिट साइड में हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर, मैं इसको एक्सपेंडिचर कर देता हूं, दैट विल बी बेटर। डेबिट साइड में हम, क्योंकि मैंने बोला था कि ये हमारा कौन सा अकाउंट है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे हम, एक्सपेंडिचर, और क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, इनकम। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह प्रिपेयर किया जाता है। ये किस बेस पे काम करता है, कैश बेसिस, कैश बेसिस। रिसीट एंड पेमेंट किस बेस पे काम करेगा, कैश बेसिस पे, मतलब नॉन कैश आइटम्स नहीं आएंगी। बट ये किस बेस पे काम करेगा, जो बेस रहेगा वो रहेगा अक्रूवल बेस, अक्रूवल बेस। आपने कहा सर अक्रूवल बेस का क्या मतलब है, इसमें हम केवल, अगर हम बात करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की, तो यहां पर हम केवल कैश आइटम्स ही लिखते हैं। तो यहां पर हम कैश और क्रेडिट दोनों लिखेंगे। अक्रूवल का मतलब है हमें कैश ट्रांजैक्शंस भी लिखनी है और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी लिखनी है। तो आप लिख सकते हैं कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। हमें कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों लिखनी है। बेस क्या है, अक्रूवल बेस, किसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। और इसका कंक्लूजन क्या होगा, मैंने बोला था जैसे रिसीट एंड पेमेंट का कंक्लूजन क्या है, जैसे हमने स्टार्ट किया ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक से और एंड करेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक से। तो इसकी हम बात करते हैं, तो हम यहां पे क्या करेंगे, जो यहां का पेमेंट्स है, जो ये पेमेंट है वो एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। क्या बताया मैंने, जो पेमेंट्स है वो एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। तो टू ऑल एक्सपेंसेस टू ऑल एक्सपेंसेस ऑफ, अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑफ करंट ईयर, वेदर पेड और नॉट पेड, वेदर पेड और नॉट पेड। तो हम चाहे उसको पे करें या ना करें, मतलब चाहे हमने पे कर दिया चाहे नहीं किया, वो यहां आएगा। और अगर हम बात करते हैं इनकम की, तो बाय ऑल इनकम ऑफ, यहां पे अगेन इंपॉर्टेंट क्या है, ऑफ करंट ईयर, वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, मतलब चाहे आपको मिला हो या ना मिला हो, आपको लिखना है ऑफ करंट ईयर मतलब करंट ईयर का होना चाहिए, चाहे मिला हो या ना मिला हो। तो हमारा फोकस है ऑफ करंट ईयर पे। तो इसका मतलब जो रिसीट्स हैं वो क्या बन जाएंगी, इनकम, और जो पेमेंट्स हैं वो क्या बन जाएंगी, एक्सपेंडिचर। अब पॉइंट आता है कि किस टाइप का नेचर हमें लिखना है। जैसे यहां लिखा है ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर रिसीट्स, तो यहां पर जब हम लिखेंगे तो ओनली रेवेन्यू नेचर आइटम्स। हम कैसी आइटम्स यहां लिखेंगे, रेवेन्यू नेचर की, मतलब रेगुलर नेचर की। और ऐसे ही अगर हम यहां पर रेवेन्यू नेचर रिसीट्स रेवेन्यू नेचर रिसीट्स हम लिखेंगे, और ऐसे ही यहां पे हम लिखेंगे ओनली रेवेन्यू नेचर पेमेंट्स। मतलब रेवेन्यू नेचर का मतलब क्या हो गया, रेगुलर नेचर की। मतलब मैं जब मैं बात करूंगा इनकम की, तो इनकम में से जो आपका रिसीट्स हैं वही हम यहां लेके जाएंगे, बट कौन सी लेके जाएंगे, जो रेगुलर नेचर की है। जो इरेगुलर नेचर की होंगी वो बैलेंस शीट को इफेक्ट करेंगी। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं पेमेंट्स की, तो पेमेंट्स यहां आएंगी, बट कौन सी वाली आएंगी, ओनली रेगुलर नेचर, मतलब रेवेन्यू नेचर आइटम्स। अब अगर हम बात करते हैं इसके
अगर हम इनका टोटल करते हैं, अगर आपका क्रेडिट साइड बढ़ा है मतलब इनकम साइड बढ़ा है, तो डेबिट साइड में क्या आएगा? टू सरप्लस। और अगर मान लीजिए ये साइड बढ़ा है तो यहां पे क्या आएगा? बाय डेफिसिट। तो हम यहां पे प्रॉफिट या लॉस नहीं लिखते, हम यहां पर क्या लिखते हैं? या तो सरप्लस या फिर डेफिसिट। सो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द कंक्लूजन फॉर द रिसीट एंड पेमेंट, आप बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, ये कंक्लूजन होगा। और अगर हम बात करते हैं व्हाट विल बी द कंक्लूजन फॉर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये तो सरप्लस होगा या फिर क्या होगा? डेफिसिट होगा। सरप्लस और डेफिसिट इसका कंक्लूजन है। तो मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं आपको। और बैलेंस शीट तो प्रिपेयर करना आपको आपने पार्टनरशिप में भी किया होगा, बैलेंस शीट बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी एसेट्स है या लायबिलिटीज हैं वो आप लिख सकते हैं इसमें। तो बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट। तो इसमें सबसे मेन हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, तो रिसीट एंड पेमेंट समरी ऑफ कैश बुक है। ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। और ये किस बेस पे काम करता है? कैश बेसिस पे। इसकी बात करते हैं तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस की तरह प्रिपेयर किया जाता है, अक्रूवल बेस पे काम करता है। इसमें कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम दोनों लिखते हैं। क्लियर? तो अब हम आगे चलते हैं, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस के बेस पे इस चैप्टर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है? आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, पहला है फंड बेस अकाउंटिंग। जैसे फंड बेस अकाउंटिंग जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो कुछ पर्टिकुलर फंड्स ये क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए टूर्नामेंट फंड है, तो आपने कहा सर इस फंड का पर्पज क्या है? फंड का पर्पज ये है कि जो भी डोनेशंस आएंगी वो उस फंड में हम ऐड कर लेंगे, और जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसी फंड से हम लेस कर देंगे, तो वो बैलेंस शीट का पार्ट बन जाएगा। बैलेंस शीट में हम उसको लिखेंगे लायबिलिटी साइड में। तो जैसे कुछ फंड्स हैं, क्योंकि कुछ फंड्स जो होते हैं रेस्ट्रिक्टेड फंड्स होते हैं। रेस्ट्रिक्टेड फंड्स का मतलब क्या होता है? जैसे एंडाउमेंट फंड्स हो गए, या फिर मान लीजिए जैसे टूर्नामेंट फंड हो गया, जैसे क्रिकेट फंड हो गया, तो या फिर बिल्डिंग फंड हो गया। तो जो कुछ फंड्स होते हैं उनके जो डोनेशंस आते हैं वो उन पर्टिकुलर फंड्स में ऐड हो जाते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं टूर्नामेंट फंड का, या फिर एक पर्टिकुलर मैच फंड का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको मैच फंड गिवन है, मैच फंड आपको गिवन है, मैच फंड गिवन है 60,000, और मैच एक्सपेंसेस हैं, मैच एक्सपेंसेस आपके हैं 83,000। डोनेशन मिला है आपको, डोनेशन फॉर मैच फंड, दैट इज 25,000। सेल ऑफ टिकट्स भी हैं, सेल ऑफ टिकट्स भी हैं 10,000 रुपीज। ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन है। और अब हम इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? मान लीजिए आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर किया, तो बैलेंस शीट में हम उसको कहां लिखेंगे? लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे मैच फंड, मैच फंड। मैच फंड कितना है आपका? 60,000। अच्छा, अब जो डोनेशन मिला हमें मैच फंड के लिए, हम क्या करेंगे? ऐड डोनेशन फॉर मैच फंड। मैच फंड का डोनेशन इसमें जुड़ जाएगा, दैट इज 25,000। तो कितना हो जाएगा ये? 85,000। अब हम इसमें सेल ऑफ मैच टिकट्स भी ऐड कर देंगे, ऐड सेल ऑफ टिकट्स। तो अब हमारा फंड कितना हो गया? दैट इज 95,000। अब पॉइंट आता है कि हमने मैच एक्सपेंसेस भी किए हैं, तो लेस मैच एक्सपेंसेस। मैच एक्सपेंसेस हमने किए 83,000,
तो अब हमारे पास कितना बचा, तो दैट कम्स 12,000। तो हमारे पास 12,000 रुपीज यहाँ बचे। अब एक पॉइंट ये आता है कि सर अगर अगर क्वेश्चन में मैच फंड नहीं होता तो क्या करते। उस केस में जो ये एक्सपेंसेस हुए, ये वाला एक्सपेंस जो हुआ वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के किस साइड जाएगा, सोचिए। दो साइड होती है, एक एक्सपेंडिचर साइड और एक इनकम साइड। क्योंकि ये एक्सपेंस है तो ये डेबिट साइड में आएगा, एक्सपेंस साइड में आएगा। और ये जो डोनेशन मिला या सेल ऑफ मैच टिकट्स हैं वो कहां चली जाती, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड, मतलब बाय साइड में। कब ऐसा कब होता, जब ये फंड नहीं होता। बट अगर फंड है तो फिर ये फंड के साथ ट्रीट होंगे। एक और पॉइंट बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सर अगर मान लीजिए ये 95,000 है और मैच एक्सपेंसेस हो जाते हैं 1 लाख रुपीज, तो क्या होगा। उस केस में आपका ये फंड निल हो जाएगा, क्योंकि 95,000 से आपका एक्सपेंस क्रॉस कर गया। मान लीजिए 95,000 है और आपका ये 1 लाख आ जाता है, तो ये 95 माइनस 95 निल हो जाएगा। और जो 5,000 आपने एक्स्ट्रा एक्सपेंस किया वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में चला जाएगा, 5,000 रुपीज जो एक्स्ट्रा हुआ। क्लियर। तो ये इसको हम बोलते हैं फंड बेस अकाउंटिंग, जिसके अंदर हमको इसको लायबिलिटी साइड में लिखना पड़ेगा अगर ये इस पर्टिकुलर फंड है तो। एक वर्ड लेगेसी भी आता है। लेगेसी होता है जैसे कोई पर्टिकुलर मेंबर है वो अपनी विल लिख के चला जाता है कि भी मेरी प्रॉपर्टी मेरे बाद ट्रस्ट को या क्लब को या फिर टेम्पल को या किसी पर्टिकुलर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चली जाए। तो फिर वो कहाँ जाए आएगी, वो क्योंकि कैपिटल रिसीट है, वो कभी कभी मिलने वाली रिसीट है, तो वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगी। ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई गिफ्ट मिल जाता है, जैसे मान लीजिए एंडाउमेंट फंड गिफ्ट्स के थ्रू क्रिएट हो जाते हैं, तो वो भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आते हैं। और जितने भी बाकी फंड्स होते हैं सब लायबिलिटी साइड में लिखे जाते हैं। बाकी जो इन फंड्स के थ्रू जो एसेट्स क्रिएट की जाती हैं वो एसेट साइड में आ जाती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास एसेट्स नहीं होंगी, तो एसेट्स कहाँ आ जाती हैं, यहाँ पे। डन। तो ये फंड बेस अकाउंटिंग मैंने डिस्कस किया। अब मैं आपसे एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है सब्सक्रिप्शन का, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट भी है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं उसको डिस्कस करना चाहूंगा। तो नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा।